होने वाला है। नमस्कार मित्रों, द टीचर शो के एपिसोड 68 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और पिछले 67 दिनों की तरह आज भी हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है जो अगले 1 घंटे तक आपसे बातचीत करेंगे विभिन्न मुद्दों पर। और आज जो हमारे साथ मेहमान हैं वो हैं दिल्ली से श्री रजनीकांत शुक्ल जी, जो बाल साहित्यकार हैं और शिक्षक हैं, बहुत वरिष्ठ शिक्षक हैं। लेकिन उनकी खास बात यह है कि उनकी त्वचा से उनकी उम्र का पता ही नहीं चलता है। तो रजनीकांत शुक्ल जी कुछ ही देर बाद हमारे साथ होंगे। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि रजनीकांत शुक्ल जी एक दर्शक के तौर पर हमारे शो में जुड़े सबसे पहले, और उसके बाद धीरे धीरे उनकी लगातार टिप्पणियाँ आती गई, हमें उनके बारे में जानकारी मिलती गई, और आज वो हमारे साथ अपने अनुभव बांटने के लिए और शिक्षकों को इससे जुड़िए ताकि उनके भी अनुभव मिल सकें, ताकि उनका जो ज्ञान है वो पूरे देश के शिक्षकों तक पहुंच सके और सारे दुनिया के बच्चों को उसका लाभ मिल सके। तो हम स्वागत कर रहे हैं, हमारे साथ रजनीकांत शुक्ला जी दिल्ली से लाइव हैं, और साथ में गिरीश चंद्र जोशी जी हैं, रोज की तरह हमारे पूर्व निदेशक CCRT के, और आज फिर से उपस्थित हैं 2 दिन के ब्रेक के बाद मुकेश प्रसाद बहुगुणा जी। सबका स्वागत है सर। नमस्कार। नमस्कार 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 सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन। तो आज बड़ा खास दिन है, धन्यवाद। आप हमारे बीच में हैं और आपका बच्चों के बीच में जो काम है वो आपके बैकग्राउंड से भी हम देख पा रहे हैं कि आपने इतना खूबसूरत बैकग्राउंड बनाया हुआ है किताबों के साथ बच्चों की। बहुत खूबसूरत आपने बैकग्राउंड बनाया हुआ है सर। ये मेरी बुक्स है सारी। जी जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपने बहुत मेहनत की हुई है और बच्चों के लिए लाजवाब आपका काम है, वो पता लग रहा है देख करके। तो हम सर, चूंकि हमारा ही परंपरा है कि कार्यक्रम के शुरुआत में अतिथि के परिचय की, तो मैं चाहूंगा सर आप खुद अपना परिचय किसी कविता या किसी अन्य साहित्यिक माध्यम से दें तो अच्छा लगेगा हम सबको। जी 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 जी, मैं दरअसल सभी लोगों को नमस्कार करता हूं, और जो हमारे अतिथि इस समय बैठे हुए हैं, आप लोग आयोजक लोग जो हैं, बहुत ही आप अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं, और लगातार इतने अच्छे कार्यक्रम को लगातार कर पाना एक बड़ी बात होती है। तो आपको बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद, और भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। तो मैं तो आपके साथ दर्शक के रूप में जुड़ा हुआ था, और मैं सोच रहा था कि मैं दर्शक ही रहूं, लेकिन आपने मुझे यहाँ आमंत्रित कर लिया बोलने के लिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूं। तो मैं एक बार स्काउट के कैंप में जो कैंप फायर होता है, आप सभी लोग जानते हैं, तो उसमें मैंने एक गीत लिखा था, उसका कुछ हिस्सा मुझे कहीं मिला तो मैंने उसको बनाया। तो जैसे 4 बड़े महानगर देश के माने जाते हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, तो उनकी अपनी विशेषता है। तो उन विशेषताओं को लेते हुए मैंने एक गीत लिखा, और मैं उस गीत को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। और हमारे बहुत सारे बच्चे इसको कैंप फायर में पूरे देश में जा के गाते हैं, और उनको बड़ी ही तारीफ मिलती है। देखिए, कोशिश करता हूं कि आपको भी ये अच्छा लग पाए। कोलकाते का धोती धारी, चेन्नई का लुंगी वाला, और कहते हैं सब लोग मुंबई का है पैसे वाला। धूम मचा दे, रंग जमा दे, दिल में करे उजाला, और पलट इधर भी देख, आ गया दिल्ली का दिल वाला। मेरे रंग है कई हजार, मैं हूँ दिल्ली का दिल वाला। मेरे रंग है कई हजार, मैं हूँ दिल्ली का दिल वाला। मेरे घर की है सरकार, मैं हूँ दिल्ली का दिल वाला। किसी धर्म मजहब का, दिल्ली की विशेषताएं सुनिएगा, हमने जोड़ी है कि किसी धर्म मजहब का मोह मैं सबका करता आदर। किसी धर्म मजहब का हो मैं करता सबका आदर, और किसी जाति का हो कोई भी, सारे भाई बिरादर। सारा विश्व मेरा परिवार, मैं हूँ दिल्ली का दिल वाला। मेरे रंग है कई हजार,
मैं हूँ दिल्ली का दिल वाला। और एक जगह कब रुक सकता हूँ, मैं हूँ रमता जोगी। एक जगह कब टिक सकता हूँ, मैं हूँ रमता जोगी। और दिल में जगह बना लूंगा, कुछ खबर न तुमको होगी। मुझसे मिलना तो एक बार, मैं हूँ दिल्ली का दिल वाला। मेरे रंग है कई हजार, मैं हूँ दिल्ली का दिल वाला। और दिल्ली की विशेषताएं कि कहते दिल्ली कभी किसी को भूखा नहीं सुलाती। कहते दिल्ली कभी किसी को भूखा नहीं सुलाती। और इसकी चमक कहीं भी कोई हो, सबको ललचाती। तुम भी चाहोगे ना यार, होना दिल्ली का दिल वाला। मेरे रंग है कई हजार, मैं हूँ दिल्ली का दिल वाला। और यूपी हमको बिजली देता, पानी दे हरियाणा। यूपी हमको बिजली देता, पानी दे हरियाणा। और शिमला में जो बर्फ गिरे तो ठंड में नहीं नहाना। फिर भी मूछे ऊंची यार, मैं हूँ दिल्ली का दिल वाला। मेरे रंग है कई हजार, मैं हूँ दिल्ली का दिल वाला। ना यहाँ का व्यक्ति मुख्यमंत्री है यहाँ का, और ना प्रधानमंत्री यहाँ का है, ये सब बाहर के हैं। दिल्ली का अपना कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मूछे ऊंची यार, हाँ मूछे ऊंची यार। और जी 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 बताएं। जी जी भट्ट जी बोलिए भट्ट जी। भट्ट जी फ्रीज हो गए क्या? भट्ट जी विदेश हो जाते हैं सर। जी मैं कह रहा हूँ सर, पानी हरियाणा नहीं भेजता, हम भेजते हैं दिल्ली के। जी 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 जी। और विशेषता क्या है दिल्ली की, कि कहां से चेंज हुआ कि कॉमनवेल्थ गेम आया तो दिल्ली रंग बदलती। कॉमनवेल्थ गेम आया तो दिल्ली रंग बदलती। और सबवे फ्लाईओवर पर हो दिल्ली मेट्रो में चलती। दिल्ली जमुना के भी पार, जिसका मैं हूँ रहने वाला। मेरे रंग है कई हजार, मैं हूँ दिल्ली का दिल वाला। मेरे घर की है सरकार, मैं हूँ दिल्ली का दिल वाला। और एक कड़ी मैंने इसमें बच्चों के लिए मैंने जोड़ी कि अगर देखते फिल्म बिलम तो नाम जरा बतलाना। अगर देखते फिल्म बिलम तो नाम जरा बतलाना। और दिल्ली शहर में पले बड़े हैं, थोड़ी अकल लड़ाना। वो है हीरो बोलो कौन, जिनका रुतबा सबसे आला। वो है हीरो बोलो कौन, जिनका रुतबा सबसे आला। अमिताभ, अक्षय, शाहरुख खान, वो भी दिल्ली का दिल वाला। मेरे रंग है कई हजार, मैं हूँ दिल्ली का दिल वाला। मेरे घर की है सरकार, मैं हूँ दिल्ली का दिल वाला। और एक ऐसी विशेषता मैंने लिखी है कि जो पूरे देश में कहीं नहीं मिलेगी, वो ये है कि सारा देश घूमना फिर चांदनी चौक में आना। सारा देश घूमना फिर चांदनी चौक में आना। और एक सड़क पर ही पाओगे सबका एक ठिकाना। गौरी शंकर मस्जिद होगी, होगा चर्च और गुरुद्वारा। एक ही सड़क पे है, गौरी शंकर मस्जिद होगी, होगा चर्च और गुरुद्वारा। मेरी दिल्ली है दिलदार, और मैं हूँ इसका दिलदारा। मेरे रंग है कई हजार, मैं हूँ दिल्ली का दिल वाला। और क्योंकि सीसीआरटी से भी जुड़ा रहा हूं मैं, तो इसलिए मैं संस्कृति की बात करूंगा। दिल्ली का अपना त्योहार भी है कि सैर फूल बालों की पुरखों की, सैर फूल बालों की है पुरखों की हमें विरासत। सैर फूल बालों की है पुरखों की हमें विरासत। और दिल्ली की साझी संस्कृत की करनी हमें हिफाजत। लाल किला, मकबरा हुमायूं, छोटा छोटा भारत रखते दिल में। छोटा भारत रखते दिल में, पहले सब में भाईचारा। मेरे रंग है कई हजार, मैं हूँ दिल्ली का दिल वाला। कब से गाता हूँ मैं यार, मैं हूँ दिल्ली का दिल वाला। तुम भी बोलो ना ए यार, मैं हूँ दिल्ली का दिल वाला। मेरे रंग है कई हजार। तो ये एक गीत है, ये आपका परिचय है जी। परिचय भी है हमारा, और हमारे बच्चे जो है पूरे देश में इसको गाते हैं स्काउट के कैंप फायर में। और अभी पिछले दिनों जब मैं नेपाल गया था, तो मैंने अपना दिल्ली की तरफ से जो परिचय दिया था, तो यही दिया था। वहां भी इस गाने ने धूम मचाई, बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया लिखा है आपने। शुक्रिया सर, शुक्रिया।
बहुत अच्छा लिखा है सर, लेकिन इतना जरूर बता दीजिए लिख कैसे लेते हैं सर? लिख कैसे लेते हैं? जी। अच्छा, लिखने में ऐसा है, लिखने में हम ऐसे नहीं लिखते हैं कि बैठे हैं हम लिखने के लिए। मन में जब भाव आते हैं तो हम लिख लेते हैं। जैसे जैसे हाँ, कभी अनायास ही लिखते हैं, सायास नहीं लिखते हैं। तो उसमें क्या है कि जब पहली कविता मैंने लिखी थी, हाँ, सायास नहीं लिखते कि बैठे कि नहीं आज हमें लिखना ही लिखना है। तो हमने जब पहली कविता लिखी थी तो उस समय मैं पढ़ता था स्कूल में, और मेरा मन हुआ कि मैं आज कविता लिखूं। तो मैं उन दिनों कस्बे में रहता था, एक छोटे से कस्बे में, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले का उस समय एक छोटा सा कस्बा था सौरिक, और मैं 12th क्लास का विद्यार्थी था। और उस समय मैंने जो घर में बिजली की व्यवस्था भी उस तरह नहीं थी, लाइट नहीं आ रही थी, तो लैंप जला के मैंने रात में, मन हुआ कि मैं आ रही थी कविता आ रही थी, तो मैंने कहा लिखता हूं। तो मैंने एक कविता लिखी थी रावण के ऊपर, जिसको हम हर साल जलाते हैं लेकिन वो अभी भी जिंदा है। तो वो मैंने कविता लिखी थी कि रावण तुम मरे नहीं, तुम अभी जिंदा हो। मैंने सुना है तुम्हारा अट्टहास, फाका का संग हाल इंसानों के पेट में, बलात्कृत अबलाओं की निर्वसन देह में, भूख से तड़पते हुए बच्चों के खाली हाथों में, अपने पसीने को, अपने जी तोड़ मेहनत के बाद भी अपने पसीने को आंसुओं में बदलते देख मजदूर और किसान की आंखों में। मैंने सुना है तुम्हारा अट्टहास, रावण तुम मरे नहीं, तुम अभी जिंदा हो। रावण तुम मरे नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ऐसी एक कविता मैंने भी लिखी थी इसी भाव की सर, 30 साल पहले, करीब 25-30 साल पहले। ये बड़ा अजीब इत्तेफाक है आज। तो ये भी 30 साल पुरानी बता रहा हूँ। जी जी जी। हो सकता है आपकी कविता से हमें प्रेरणा मिल गई हो। मेरा आप दोनों से उत्तर प्रश्न ये है सर, कि जब ये आप कहते हैं ना कविता लिखी, कविता ऐसा हुआ, तो वो ऊपर से इंस्पिरेशन आता है, क्या होता क्या है? कविता तो मुकेश बहुगुणा जी के अंदर भी है, मेरे अंदर भी, मेरा प्रयास भी है, लेकिन वो कुछ दैवीय आशीर्वाद होता है, या जब आप लिखने, मतलब आपने कहा सायास नहीं लिखते आप, लेकिन वो कविता आती जाती है। मैंने कई लोगों से प्रश्न किया, वो कहते हम नहीं जानते क्या होता है, लेकिन वो ऊपर से कोई देवी आशीर्वाद उस वक्त होता है हमारे साथ, जो ये निरंतर एक कथा चल पड़ती है। ऐसा होता है क्या? मैं दूसरों की तो नहीं जानता, लेकिन मैं अपनी बताता हूं कि मैंने बचपन में, जो मेरा बचपन गुजरा है, मैं 6ठी क्लास में पढ़ता था, 7वीं क्लास में जब तक पढ़ता था, तो मैंने मुंशी प्रेमचंद को, शरदचंद्र को, रविन्द्रनाथ टैगोर को, और चंद्रकांता संतति जो इनकी है, वो सारी पढ़ ली थी। बहुत साहित्य पढ़ लिया था। तो वो, और मैं अंतर्मुखी प्रवृत्ति का था, मैं बोलता भी नहीं था। तो वो मन में सारे भाव घुमड़ते रहते, और वो कभी न कभी जब वो मन करता है कि वो बाहर आना चाहे, तो वो अपने आप आने लगते हैं कविता की शक्ल में। दुष्यंत ने कहा है कि बहुत विवश होकर मैंने गाया, जब पीड़ा ने मुझको उद्वेलित किया, तो बहुत विवश होकर तब मैंने गाया, लगा विवशता में होता है बल। तो ये इस तरह से। और मैंने महाश्वेता देवी से एक बार पूछा था कि आप कैसे लिखती है उपन्यास या कहानियां, तो उन्होंने बड़ा अजीब सा जवाब दिया था, आपको जान के अच्छा लगेगा कि इतना बड़ा उनको नाम था। और मैंने साहित्य अकेडमी में उनसे एक इंटरव्यू में पूछा था, तो वो कहने लगे कि मेरे मन में कहानी चलती रहती है और वो पकती रहती है खिचड़ी की तरह, और वो उसके आगे की कहानी, आगे का मैं लिखती हूँ, एक सिटिंग में लिखती हूँ। उस समय मैं खाना भी भूल जाती हूँ, सब कुछ भूल जाती हूँ, एक सिटिंग में बैठ के पूरा लिखती हूँ। जी। तो हर एक का अपना अपना तरीका है। हमारे एक मित्र हैं, तो वो उन्होंने लेखकों की ऐसी आदतों के बारे में एक रिसर्च पेपर जैसा तैयार किया है, और वो उन्होंने सभी के बारे में बड़ा अच्छा लिखा है। अच्छा जी सर। हाँ, हमारे भट्ट जी, मुकेश बहुगुणा जी। हाँ, भट्ट जी तो हाँ विदे हैं। भट्ट जी विदे हैं। आ गए। आइए सर, आइए, वेलकम। आपके शो में आपका स्वागत है।
आपका उत्तर रह गया कि लिखने की प्रेरणा कैसे आती है, वो कभी बाद में सुनेंगे। सर आपकी चर्चा में बड़ा आनंद आ रहा है। आवाज सुन पा रहे हैं सर? हाँ, रजनीकांत जी से पूछ लेते हैं। आप आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ सुन रहे हैं, हम आपको सुन रहे हैं। हाँ सुन पा रहे हैं। जी मैं ये कह रहा था सर, आप जिस शहर से हैं वो शहर बड़ा विचित्र है, फर्रुखाबाद। वहाँ के बारे में एक बड़ी फेमस हिंदी में उक्ति है कि खुला खेल फर्रुखाबादी। खुला खेल फर्रुखाबादी। जी 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 जी। नहीं, फर्रुखाबाद की इतनी विशेषताएं हैं कि आपको जान के आश्चर्य होगा कि हम लोग अपनी विरासत के प्रति उतने सजग नहीं होते हैं। हमारे फर्रुखाबाद को जाना जाता है महादेवी वर्मा के नाम से। महादेवी वर्मा जी, हाँ, महादेवी वर्मा जो हिंदी साहित्य में इतना बड़ा नाम है उनका, तो हमारे फर्रुखाबाद शहर के नाम से ही हमारा फर्रुखाबाद शहर उनके नाम से जाना जाता है। और दोनों एक दूसरे का। अब इसके अलावा बहुत ही और भी बहुत सारी ऐसी वो है, जैसे गुलाम रब्बानी तांबा, आपने शायद नाम सुना हो इनका, तो हमारे शहर के ही थे। और हमारे द्रौपदी जो है महाभारत की, वो हमारे शहर की हैं। अरे वाह। पांचाल प्रदेश बड़ा नाम था पांचाल प्रदेश का जी। और खुला खेल फर्रुखाबादी तो कहा ही जाता है। दिल्ली वाले तो आपके जमाई हो गए फिर, इंद्रप्रस्थ वाले। अब देखिए, ये तो सब रिश्ते नाते तो बहुत पुराने हैं, क्या चलते रहते हैं, कहाँ के कहाँ निकलते रहते हैं। और हमारा फर्रुखाबाद में अभी जो कन्नौज अलग हो गया है, नहीं तो आला में उसमें कन्नौज का बड़ा नाम था, लाखन राणा कन्नौज वाले, तो उनका बड़ा जिक्र आता है। और राम मनोहर लोहिया हमारे यहाँ से चुनाव लड़े थे। लिखने के लिए जी जी बढ़िया जी, आवाज गई आप। तो मैं ये कहता हूँ सर, लिखने के लिए आपने बाल साहित्य आपकी आवाज आधी आ रही है, लेकिन फिर मैं उसको पूरी समझ पा रहा हूँ। क्यों बच्चों के लिए क्यों लिखा? हाँ, बच्चों के लिए क्यों लिखा। असल में कैसा हुआ कि मैं पहली जो किताब है मेरी, मेरी पहली किताब है जिंदगी तुझी से है। ये मैंने नौजवानों के लिए कविताएं लिखी थी, नौजवानों के लिए कविताएं। तो उसमें और दिल्ली की हिंदी एकेडमी ने उसको प्रकाशन सहयोग योजना के अंतर्गत छापा था। आप देख सकते हैं, ये ऊपर इधर इस तरफ आ गई, इधर लगी हुई, ये लगी हुई। तो ये इसको छापा था। और फिर मैं एक राष्ट्रीय सम्मेलन में, लेखक सम्मेलन में गया, तो वहां पर मुझे मिल गए कानपुर के ये एक बच्चों के बाल लेखक मिल गए। और उन्होंने हमसे कहा कि आप जो है क्या लिखते हो। तो मैं उस दिनों इंटरव्यू किया करता था, बड़े बड़े राइटर्स का मैं इंटरव्यू किया करता था, दिल्ली में था चूंकि। तो मैंने राजेंद्र यादव का किया, कृष्णा सोबती का किया, इसके अलावा कई सारे रघुनाथ सेठ का किया, मास्टर फिदा हुसैन नरसी का किया, तो महाश्वेता देवी का किया। तो ये सब छपते रहते थे वहां। तो उन्होंने ये कहा कि रजनीकांत, तुम्हारा बच्चों से संबंध है, तुम बच्चों के लिए लिखो। और ये उन्होंने एक उदाहरण के तौर पे समझाई हमें। क्या रजनीकांत, मैंने डायरी अपनी दिखाई और अपने लेख दिखाए, तो वो कहने लगे कि देखो, एक जगह कुआं खोदोगे तो पानी निकलेगा, आप जगह जगह 10 जगह गड्ढे खोद देंगे तो कुछ नहीं होगा। एक जगह 10 मीटर खोद दो, 10 जगह 1-1 मीटर खोद दिया तो कुछ नहीं होना, लेकिन एक जगह 10 मीटर खोद दो तो पानी निकलेगा। एक ही साल है, सब सर है। हाँ जी 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 जी। अच्छा, दूसरी बात, एक तो ये मिला उनका, वो मिला। और दूसरा मुझे जो बहुत बड़ा नाम था, एक जोहरा सहगल, आपने सुना होगा। तो एक बार राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में मेरी जोहरा सहगल से भेंट हो गई। तो वो जीन्स पहने हुए और बड़ी एज हो गई थी, 90 अबव थी उनकी एज, और सिगरेट पीती हुई जा रही थी।
आगे। तो हमने कहा ये महिला कौन है जरा देखें। तो जब आगे बढ़ के देखा तो पता लगा जोना साइकिल जा रही है। तो मैंने उनको नमस्ते किया और मैंने उनसे कहा कि मैडम मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ। तो कहने लगी कि आप जो है मैं इंटरव्यू नहीं देती। तो बोले क्यों? बोले अपना स्टाइल है। तो हमने कहा कि तो मैं निराश हो गया, थोड़ा पीछे हो गया। फिर पता नहीं उनके क्या समझ में आया, बोले कि इधर आओ बैठो। तो सोफे पे बिठा लिया उन्होंने। फिर बोले कि क्या करते हो, आपको इस इंटरव्यू से कितने पैसे मिल जाएंगे, क्या होगा? तो मैंने कहा पैसे के लिए नहीं करता हूं, मैं तो गवर्नमेंट जॉब में हूं और मैं पढ़ाता हूं बच्चों को। मैं तो इसलिए कि इस बहाने मुझे आपके साथ 10-20 मिनट बैठने का, आधा घंटे बैठने का और आपके जीवन के अनुभव सुनने का मौका मिलेगा। उससे हो सकता है मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन आ जाए या जिनको मैं बताऊं उनके जीवन में कुछ परिवर्तन आ जाए। आपने तो जीवन में बहुत पाया है, बहुत कुछ। तो कहने लगी कि देखो हमें इससे हमें भी फायदा नहीं कुछ होगा और इससे तुम्हें भी कोई फायदा नहीं होगा। तुम ऐसा करो कि कोई एक काम करो और उसको गहराई से करो। तो हमने कहा कि मैं समझ नहीं पाया। तो उन्होंने ऐसे ही एक उदाहरण दिया। कोई हाथ में उनके कोई आभूषण था, शायद अंगूठी रही हो या कड़ा रहा हो, अब मुझे इस समय ध्यान नहीं। तो उन्होंने वो मुझे दिखाया। बोले देखो ये आभूषण है, आप इसको पकड़ लो और ये देखो कि मौर्य सिंधु घाटी सभ्यता में ये हाथ में पहनने वाला कंगन कैसा हुआ करता था, फिर बौद्ध काल में कैसा हुआ, मौर्य काल में कैसा हुआ, मुगल काल में कैसा हुआ। मतलब अलग अलग काल में देश काल के हिसाब से कैसा परिवर्तन आया और क्यों ऐसा बदलाव आया इसमें। तो आप इस चीज को पकड़ लो और इसको ही करते रहो। पूरी दुनिया से आपकी एक पहचान बनेगी और पूरी दुनिया से लोग आपको जो है ढूंढने आएंगे जब भी कभी आभूषणों की बात चलेगी। तो मैं ये बात मुझे समझ आई और मैंने कहा कि ठीक है, फिर किसी एक विषय को मुझे अपनाना पड़ेगा। तो ये बात थी बाल साहित्य, फिर इसलिए इस तरह से आया मेरे पास। और एक बार मैंने ओशो की किताब में पढ़ रहा था मैं। तो ओशो ने कहीं कहा कि किसी शहर में कोई व्यक्ति जा रहा था तो उसने देखा कि आंखों के डॉक्टर की दुकान दिखी, उसे बोर्ड लगा हुआ दिखा। तो वो सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर पहुंच गया डॉक्टर के पास और कहने लगा कि डॉक्टर साहब मुझे आंखों में प्रॉब्लम है। तो बोले बैठो। उसने कुर्सी पे बिठाया। तो कहता कि आपकी कौन सी आंख में प्रॉब्लम है? बोले डॉक्टर साहब मेरी दाईं आंख में प्रॉब्लम है। बोले सॉरी मैं बाईं आंख का डॉक्टर हूँ, आप किसी दाईं आंख के डॉक्टर को दिखाओ। तो वो कहने लगे कि आने वाला समय जो है विशेषज्ञता का है, स्पेशलाइजेशन का है। तो आप ये नहीं कहे कि सब साधे तो सब साधे सब जाएं। तो एक है साधे, जो आपने अभी जोशी जी कहा, एक है साधे सब सधे। तो वो इस तरह से मैंने फिर बच्चों को साधा और इसमें फील्ड में आ गया। जी सर, जी बोगड़ा जी। सर ये आपके मित्र आए थे, उनकी तो कहानी। क्या आवाज साफ नहीं आई? आवाज नहीं आ रही। जी बिल्कुल नहीं, आवाज नहीं आई। प्रश्न दोबारा दोहराएं। दोनों ही बुरे हो गए। जी बोले मुझ तक आवाज नहीं आई। जी का साइड क्या बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। हाँ आवाज नहीं आई। आवाज नहीं आ रही आपकी भट्ट जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ वो तो फ्रीज हो गए। तो मैं जब तक भट्ट जी की आवाज आती है मैं आपसे बात कर लेता हूँ। आपके पीछे जो आपने जो पुस्तक दिखाई नीले रंग की, उसके नीचे एक किताब और दिख रही है, वो मैं बहुत साफ पढ़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है ये गुजराती में। जी ये आपने मूल गुजराती में लिखी है या ये अनुदित है? मैंने नहीं किया। वो भावेश पांडे जी आए थे उस दिन, तो मैंने उन्हें बताया था वो। हाँ जी। तो एक जगह ये असल में जो बहादुर बच्चे जो 26 जनवरी की परेड में आते हैं, बच्चे देश भर के चुने हुए, तो जिनको नेशनल ब्रेवरी अवार्ड मिलता है, तो उन बच्चों की कहानियां हैं। तो ये मैं पिछले 20 सालों से लिख रहा हूं इन्हें, और ये मैंने हर साल की एक किताब लिखी हुई है। तो इनमें से कुछ पुस्तकें प्रकाशित हैं। तो कुछ मित्र मैं मिल गए, एक लेखक सम्मेलन में मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि इसका गुजराती में हम तर्जुमा करेंगे और आप हमें अनुमति दे दें। तो हमने कहा ये तो खुशी की बात है।
गुजराती वाले बच्चों को, गुजराती भाषी बच्चों के पास पहुंचेगी, तो आप करिए। तो उन्होंने ये किताब वहां ट्रांसलेट की थी। कुछ और किताबें भी पेंडिंग में हैं जो गुजराती में हो रही हैं। इसके अलावा मराठी में भी 2 किताबें हुई हैं हमारी, ये शायद गौरव लगी है पीछे जी। मराठी में भी 2 किताबें आ गई हैं, तीसरी किताब अभी आने वाली है रिसेंटली। इसके अलावा उर्दू और कन्नड़ में अनुवाद चल रहा है। बहुत बढ़िया सर। लेकिन सर आप जो कह रहे थे कि एक को साधना है और लगातार एक जगह गड्ढा खोदना है तब पानी निकलेगा। जी जी 10 जगह गड्ढे खोद के कुछ हासिल। तो मैंने बच्चों का लिखा है ना, बच्चों को, मैं बड़ों के लिए नहीं लिखता हूँ, मैं बच्चों के लिए लिखता हूँ। बाल साहित्य पकड़ लिया। मित्र आ देते। तो देखिए ना, वो कृष्ण है, वो शुक्ल है। हेलो तो वो हमारे जैसे नहीं है ना, हैं? वो कृष्ण है, हम शुक्ल हैं। एक कृष्ण पक्ष सभी पक्ष। जी जी। अच्छा सर एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने ये जो बच्चों की वीरता पर बहुत सारी किताबें लिखी हैं, कोई एक विशिष्ट घटना किसी बच्चे की हम सुनना चाहेंगे आपके, जो बहुत खास हो, बहुत अलग हो। ऐसे तो सारे बच्चे बहुत अलग होते हैं, बहुत विशिष्ट होते हैं, जो छठ के आते हैं सारे बच्चे अलग, बिल्कुल। मुझे जो अंकित हो जाती है हमेशा के लिए, वो हम सुनना चाहेंगे आपसे। जी जी जी। इसमें करीब मैंने 350 कहानियां बच्चों की लिखी हैं फिलहाल अभी जो हमारे पास उपलब्ध हैं। और उसमें मैंने बहुत बच्चे ऐसे आते हैं जो जान की परवाह न करते हुए, मुझे बड़ा दुख होता है, जो प्रधानमंत्री जी उन बच्चों को पुरस्कार देते हैं और उनमें वो बच्चे भी शामिल होते हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान को गंवा बैठते हैं। वो तो कभी चाहा नहीं। मैंने इनके लिए लिखा था। मैं शुरुआत में इनकी कहानी किताब के रूप में नहीं आई। शुरुआत में मैंने ये सोचा कि इनकी कहानियां ऐसे ही मैंने लिखना शुरू किया और इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि मैं स्काउटिंग से जुड़ा हुआ था और मैं स्टेट लेवल का ट्रेनर था, अपने दिल्ली स्टेट का ट्रेनर था, जनसंपर्क अधिकारी दिल्ली राज्य का भी था, उसकी मैगजीन निकलती उसका एडिटर भी था। तो उस समय क्या हुआ कि मैं दिल्ली में पूरी दिल्ली के बच्चों का कैंप लगता था निजामुद्दीन में, जिसका जिक्र जोशी जी कर रहे थे। और निजामुद्दीन के उस हमारे कैंपिंग ग्राउंड में कभी क्वीन एलिजाबेथ भी आई थी जी। तो उस एरिना में तो वहां पर एक कार्यक्रम था, अक्सर उन कार्यक्रमों का संचालन मैं ही करता था। तो उस दौरान हुआ ये कि एक कार्यक्रम में गुजरात की एक बहुत बड़ी समाज सेविका है, उनका नाम है विद्याबेन शाह। तो वो बुलाई गई थी चीफ गेस्ट के रूप में। उन्होंने बच्चों के सामने ये कहा कि बच्चों, क्या आपको पता है कि जो 26 जनवरी की परेड में हाथी पे बैठ के बच्चे निकलते हैं, वो उसकी शुरुआत कब से हुई? तो उन्होंने बताया कि तो बच्चे नहीं जानते थे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें जान के खुशी होगी कि वो एक बच्चा ही था और इस दिल्ली का ही बच्चा था, 12-14 साल का बच्चा था और उसने देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जान बचाई थी। तो ये बात हमने पकड़ ली और हमने कहा कि वो बच्चा कहाँ है? तो उन्होंने कहा इसी दिल्ली में रहता है। तो फिर मैंने खोजबीन की और उसके बच्चे के घर पहुंचा मैं। तो चूंकि अब वो बच्चा नहीं रहा था, वो तो 50-60 साल के बुढ़े हो चुके थे, लेकिन उनसे मुलाकात की, उनका इंटरव्यू मैंने किया और वो इंटरव्यू किसी लोकल पेपर में छपवा दिया। उस लोकल पेपर की कटिंग जो है मेरे बैग में थी और मैं एक दिन राष्ट्रीय सहारा अखबार के दफ्तर में गया तो अपने किसी मित्र को दिखाई, वहां जो पत्रकार थे। तो उन्होंने कहा कि रजनीकांत जी, ये आप कहां से ले आए? ये तो बहुत गजब की इंटरव्यू है। तो हमने कहा कि ये दिल्ली का ही बच्चा है। मैंने बोले ऐसा है, जब जिन दोनों बच्चे आते हैं 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस का अवसर होता है, उस समय इस स्टोरी को देना, मैं छापूंगा। तो मैंने कहा ठीक। तो मैं तैयार रहा। फिर उसमें उन दिनों सहारा समय अखबार निकलता था और सहारा समय 32 पेज का अखबार निकलता था, सारे पेज रंगीन होते थे, उसमें एक पेज बच्चों का होता था। तो उन दिनों मंगलेश डबराल जी उसके साहित्य संपादक थे और उन्होंने पूरा पेज, वो 22 बच्चों की कहानियां थी, सारे बच्चों की कहानियां मैंने लिखी और पूरा पेज बाल पृष्ठ जो था बच्चों का, वो हमारी कहानियों से भर गया था।
तो मैंने उसमें लिखा था कि हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, हम काम कर रहे बड़े बड़े, हिम्मत कर आगे कूद पड़े जब देख रहे थे बड़े खड़े, कब चाहा हमने पुरस्कार, जो मिला हमें तो अच्छा है, लेकिन जो मन को खुशी मिली वो पुरस्कार ही सच्चा है। तो जो मन को खुशी मिली है दूसरे की जान बचाने में, तो वो पुरस्कार जो है उससे बड़ा उसका मुकाबला नहीं। तो ऐसे ही एक बच्चे की कहानी है, मैं बताऊंगा कि बहुत छोटी शार्ट में बता रहा हूं क्योंकि कहानी तो हमने लंबी लिखी है और उसमें आई है। आर्यन राज नाम है उस बच्चे का और वो अयोध्या का था, फैजाबाद का। तो अयोध्या के पास सरयू नदी में वो अपने दोस्तों के साथ गया था, उसको तैरना नहीं आता था। उसके 3 बच्चे नदी में नहाने के लिए उतरे और बहाव में बहने लगे और वो चिल्लाने लगे कि आर्यन मुझे बचाओ, आर्यन मुझे बचाओ। तो वो बच्चा तैरना न जानते हुए भी उनको बचाने के लिए उसमें कूद पड़ा और उनको खींच के तो उसने किनारे कर दिया, लेकिन दुर्भाग्य से वो नहीं बच पाया। तो मुझे बड़ा लगा। उसकी माँ जब आई यहाँ दिल्ली में पुरस्कार लेने, प्रधानमंत्री जी ने उसको पुरस्कार दिया, तो मुझे बड़ा लगा, फील हुआ कि आज वो माँ कहने लगी आज मेरा बेटा होता यहाँ पे तो कितना अच्छा लगता। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं, तो ऐसी जो कुर्बानी, जो अपनी जान ही दे देते हैं, तो उन्हें क्या पुरस्कार की चाहना तो थी नहीं उन्हें। तो मुझे लगा कि ये कहानी बहुत अच्छी है और बहुत ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे ऐसे मरणोपरांत जिनको पुरस्कार मिलता है, कई कहानियां हैं। जी सर, जी। तो बच्चों को प्रेरणा मिलती है इनसे, मैं समझता हूं कि। और सहयोग की बात है, ये संयोग की बात यह है कि जिस विद्यालय में मैं आजकल पढ़ा रहा हूं, ये कनाट प्लेस के पास स्कूल है हमारा, राउज एवेन्यू का, उस विद्यालय के 2 बच्चे राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार प्राप्त हैं, रहे हैं, अब तो नहीं है, लेकिन वो अपने जमाने में थे। उसको एक को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1958 में पुरस्कार दिया था, राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार, और एक को दिया था इंदिरा गांधी ने जब वो प्रधानमंत्री थे। तो हम ऐसे विद्यालय में हैं कि जहां के 2 बच्चे राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार प्राप्त रहे। जी सर। शुक्ला जी। जी सर। एक छोटा सवाल, या मतलब मेरी अपनी शंका भी है या मेरी अपनी जिज्ञासा भी है। जी सर, जी। आपको बाल साहित्यकार के रूप में जाना जाता है, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें बाल साहित्यकार या अलग साहित्य। जी। तो जहां तक अब जो पुराने जगह सूरदास थे, तो सूरदास ने भी बच्चों जब बचपन के ऊपर लिखा है, तुलसीदास ने बच्चों के ऊपर बहुत कुछ लिखा हुआ है, प्रेमचंद ने, शरदचंद ने महिलाओं को लेकर के बहुत अच्छा लिखा है, उनसे बेहतर महिलाओं के जो उसका मनोविज्ञान है, जो उनको लेकर के जो शरद ने लिखा है, वो मेरे ख्याल में शायद महिलाओं ने भी नहीं लिख पाई है अभी तक। तो ये जो हम कैसे कहेंगे कि ये बाल साहित्य, के बाल साहित्य तो मैं भी पढ़ता हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है कि जिसको बाल साहित्य आया था, जिन कहानियों को, उनको तो मैं भी पढ़ता हूँ, गिरीश जी भी पढ़ते हैं, कई बड़े लोग भी पढ़ते हैं, और बहुत सारा साहित्य ऐसा भी जो बच्चे भी पढ़ लेते हैं, भले ही बड़ों के लिए है वो। तो ये जो पिछले 30-35-40 सालों में तो ये नया प्रचलन चला है कि खांचों में बांटने का, कि ये महिला साहित्यकार है, ये दलित साहित्यकार है, ये बाल साहित्यकार है, या ये आदिवासी साहित्यकार है। जैसे महाश्वेता देवी जी ने बृहद साहित्य लिखा, लेकिन उनको आदिवासी साहित्यकार माना गया। जी जी, बिल्कुल। साहित्यकार के साथ में कहीं ऐसा तो नहीं है कि साहित्यकार के साथ में अन्याय हो रहा है, कि उसको एक खांचे में डाला जा रहा है? देखिए, हमारे यहाँ जो परंपरा रही है, वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी बच्चों के लिए लिखा है। आपको याद होगा कि नहीं कहे नहीं जाते हैं, लेकिन उन्होंने बच्चों के लिए लिखा है। और एक वही नहीं, आपको याद होगा, हम लोगों ने बचपन में एक कविता पढ़ी है, चांद का कुर्ता। वो दिनकर की कविता थी। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से ये बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिगोला। तो ये जो है, हाँ जी, मैथिली शरण गुप्त ने बच्चों के लिए लिखा है, राष्ट्रकवि थे, और बहुत अच्छा साहित्य भी लिखा है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आप उसको लिखेंगे, लेकिन मुझे लगता है जो बच्चों के लिए लिखता है, उसका बाल मन जो है ना, जो बच्चों को प्रभावित कर लेगा। बच्चों को प्रभावित करना, मैं एक बार आपको बीच में एक बताता हूं कि
जसपाल भट्ट, मैं एक बार गया नेकचंद जी के पास, रॉक गार्डन चंडीगढ़ में जिन्होंने बनाया, तो मैं उनके पास उनसे मिलने गया, उनका इंटरव्यू करने गया था। दिल्ली से ऐसे ही मूड बन गया और मैं उनका इंटरव्यू करने गया बच्चों के लिए। तो वहां जब मैंने उनका इंटरव्यू कर लिया तो मैंने कहा चलो अब यहाँ और किसी से मिल लेते हैं। तो पता लगाया कि जसपाल भट्टी जी भी यही रहते हैं। तो मैं भट्टी जी के घर चला गया, तो भट्टी जी से मुलाकात की। ये कल जो आपके मेहमान आए थे किशन कुमार जी, वो भी हमारे साथ थे, मैं उनको भी साथ ले गया था। तो भट्टी जी का मैंने इंटरव्यू किया और मैंने उनसे बात की। तो मैंने उनसे कहा कि आपका काम जो है वो बहुत ही गजब का है, क्योंकि आज के जो माहौल में लोगों को हंसाना एक बहुत बड़ी बात है और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उन्हें मैंने अपनी अक्कड़ वक्कड़ नाम की किताब दी जो बच्चों के लिए मैंने लिखी थी, कविताएं वगैरह। तो कहने लगे कि नहीं सर रजनीकांत जी, बच्चों के लिए लिखना बच्चों का काम नहीं है, सही बात। ये आप हमसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। सही कहा। तो हाँ, तो ये आसान नहीं है। और इसके लिए मैं आपको बताऊं कि मैं एक प्रसंग और मेरे मन में आ रहा है, अगर आप इजाजत दें तो मैं उसको सुना दूं। बिल्कुल बिल्कुल। उसका जो श्रेय जाता है वो जोशी जी को जाता है। कि मैं एक बार सीसीआरटी के ट्रेनिंग में गया था, तो जोशी जी ने वहां पर एक किस्सा सुनाया और इन्होंने अपने जीवन का वो ऐसा किस्सा सुनाया कि उसने एक बहुत बड़े एक यात्रा की नींव रख दी। इन्होंने सुनाया कि मैं उस समय सीसीआरटी में नया नया आया था और मैं बनारस जा रहा था ऑफिस के काम से, और मेरे सामने की सीट पे कोई विदेशी पर्यटक बैठा हुआ था और मैं उससे बात करना चाहता था, वो किताब पढ़ रहा था कोई, और मैं बार बार उससे छेड़ रहा था और वो जो है किताब पढ़ना छोड़ नहीं रहा था। मेरा मन था, मैं कितनी बार आप आए, कब पहली बार आए हैं इंडिया, आपको इंडिया कैसा लगा, तो ये सब बातें पूछते पूछते बाद में आखिर उसने किताब रख दी और जोशी जी कहने लगे कि मुझसे वो पूछने लगे कि आप बोले आपको भारत कैसा लगा, बोले आप बताइए आपको भारत कैसा लगा। तो जोशी जी ने बताया कि तेरा तो देश है भारत, अब मुझसे अपने देश के बारे में क्या पूछ रहे हैं। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, अब हम जहां जा रहे हैं उसके बारे में बताओ। वाराणसी को वाराणसी क्यों कहते हैं, इसका दूसरा भी नाम है। बोले हाँ, इसको बनारस भी कहते हैं, वाराणसी भी कहते हैं, काशी भी कहते हैं। बोले इसका वाराणसी नाम क्यों है, बोले दो नदियां हैं, वारणा और रसी नदियों के किनारे बसा हुआ है, फिर इसलिए इसको वाराणसी कहते हैं। फिर उसने तो धीरे धीरे 2-4 सवाल तो जवाब दे दिए, लेकिन बाद में जब उस गहराई में गया तो उसने जो फिर कह रहे हमारे तोते उड़ गए। बोले स्थिति ये हो गई कि वो तो इतना गहरा विशद अध्ययन था उसका, और हम जो है उस समय बगले झांकने लगे, ये कहां फंस गए इस चक्कर में। तो जोशी जी ने जो उस घटना सुनाई थी, उस घटना से मुझे लगा कि उसके बाद फिर जोशी जी कहने लगे कि मैंने पढ़ना शुरू किया, संस्कृति के बारे में जानना शुरू किया, और मुझे बड़ा फील हुआ कि मैं अपने देश के बारे में नहीं जानता हूं और विदेशी हमारे देश के बारे में हमसे ज्यादा जानते हैं। तो ये प्रश्न लेके मैं बाल भारती पत्रिका उन दिनों बच्चों की निकलती थी, 1948 से निकल रही है, भारत सरकार की थी। तो उस समय विभा जोशी वहां की एडिटर थी। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा हमारे भाई सीसीआरटी के जोशी जी ने मुझसे एक सवाल किया, एक अपना प्रसंग सुनाया, और मैं चाहता हूं कि बड़े लोगों को नहीं पता है तो बच्चों के लिए मैं एक सीरीज लिखना चाहता हूं कि आप लिखो, एक देश के बारे में, राज्य के बारे में, उसकी संस्कृति के बारे में, उसके साहित्य के बारे में, उसकी भाषा के बारे में, संस्कृति के बारे में, त्योहारों के बारे में, रीति रिवाज के बारे में, फसलों के बारे में। तो बोले कि कौन करेगा ये, ऐसा करो आप ही लिखो। तो मैंने कहा कि मैं तो अपने आप को इतना काबिल नहीं पाता हूं, लेकिन आप कह रही हैं तो मैं करूंगा इसको, और इसलिए करूंगा कि मैं खुद पढ़ना चाहता हूं। तो मैंने उसको पढ़ा, देश के बारे में, हर राज्य के बारे में पढ़ा, और फिर उस दृष्टि से सोचा, बगुड़ा जी आपके सवाल का जवाब मैं दूंगा, कि बच्चों की दृष्टि से सोचा कि बच्चों के सामने इसको प्रस्तुत करना है, छोटे छोटे सरल वाक्य हो, कोई कठिन शब्द ना हो। और मैंने वो सीरीज लिखी, उत्तर प्रदेश से शुरू किया, दिल्ली, हरियाणा, आस पड़ोस के सारे जिले, राज्य मतलब किए, और पूरे देश के बारे में लिखा। हालांकि बाद में हमारी विभा जी ने उसमें एक और लेखक को शामिल कर लिया, और उन्होंने कहा कि इतने सारे आप नहीं कर पाओगे तो हम 2 लोगों को मौका देते, तो उनको भी शामिल कर लिया। तो इधर नॉर्थ ईस्ट के जितने राज्य थे, तो मैं आपको बताऊं कि मुझे इतना खुशी हुई और मैं जान पाया अपने देश के बारे में,
और आपको इतना बता दें कि जो सच्चे मन से मैंने काम किया था, बच्चों के लिए लिखा था, उसका नतीजा ये हुआ कि उस लेख को हमारे वहां से उठा के बच्चों के कोर्स में, सिलेबस में शामिल कर दिया गया, और हमसे बिना पूछे। 2 जगह पूरे देश में नहीं, विदेशों में भी आज भी पढ़ाया जाता है। नागालैंड और उड़ीसा के बारे में पाठ उठा के वहां से मेरा लिखा हुआ उन्होंने पाठ्य पुस्तकों में प्रकाशित कर दिया, और बच्चे उसको पढ़ते पूरे देश से, और हमें पता नहीं। जब कई लोगों ने मुझे बताया, हमारे खुद अपने शहर गैरनगर फर्रुखाबाद में जो सबसे अच्छा स्कूल माना जाता है वहां, उसमें वो किताब चल रही थी, यहां हमारे पीछे रखी हुई है, ये सरल, ये हिंदी माला, ये आप को दिख रहा होगा। तो इसमें वो 12वें नंबर का पाठ है, और इसका नाम है लोक नृत्यों की धरती नागालैंड। अब देखिए शीर्षक ही उसका ऐसा है, लोक नृत्यों की धरती नागालैंड। तो इतने सुंदर उसमें त्योहार हैं, इतनी सारी चीजें हैं। जोशी जी तो खैर जानते हैं, पूरे देश के वहां टीचर आते हैं, और हम लोग दिवस भी मनाते हैं, दिल्ली दिवस और त्रिपुरा दिवस और सारे मेघालय दिवस, और जहां भी इसमें कार्यक्रम होते हैं। और भट्टी जी भी जानते हैं, चूंकि वो भी जुड़े रहे हैं इन सब चीजों से। तो बड़ा खुशी होती है कि हमने जो लिखा वो डायरी में नहीं कैद है, किसी पुस्तकालय लाइब्रेरियों में नहीं बंद है, उसको नई पीढ़ी पढ़ रही है, नई पीढ़ी साक्षात्कार कर रही है सीधा सीधा। तो ये मैं समझता हूं कि मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, मुझे मिल गया है। बेशक मेरा नाम नहीं है उसमें, मेरा मतलब मुझे उनसे पूछा नहीं, उन्होंने मुझसे, प्रकाशकों ने प्रकाशित कर दिया उसको पूछे बिना, और मुझे धन्यवाद का पत्र भी नहीं लिखा। इसी तरह से बहादुर बच्चे की कहानी डीएवी वालों ने प्रकाशित कर ली अपनी। प्राइवेट पब्लिशर्स ऐसा करते हैं, वो लेखकों को हमेशा साइड लाइन में रखते हैं, लेखकों का कभी उनका उत्तराधिकार नहीं दिया जाता है, प्राइवेट पब्लिशर्स जो होते हैं, राइट जी। और मेरा आनंद नेमा जी ने आपकी बात सुनते सुनते लिखा है कि हम अपने देश के बारे में बहुत कम जानते हैं। तो रजनीकांत जी, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के डीन जो थे प्रोफेसर हामिद, वो एक बार ऑक्सफोर्ड गए। तो ऑक्सफोर्ड में हमारी तरह नहीं होता कि आप कहीं जाएं और बीसी से मिल लें, और वहां पहले अपॉइंटमेंट लिया जाता है, और आप मतलब आप किसी दूसरे देश के ही राजदूत हैं, लेकिन फिर भी एक कायदा अपनाया जाता है। तो प्रोफेसर हामिद कहते हैं कि मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो डीन थे वो गेट पर आए, तो पूरी यूनिवर्सिटी में बड़ा तहलका था उनके ऑफिस में कि डीन किससे मिलने जा रहे हैं, कौन आ रहा है आज, कोई क्वीन तो आ नहीं रही है। तो प्रोफेसर हामिद जब पहुंचे, तो वो प्रोफेसर हामिद जो थे, शायद डीन का मैं नाम भूल गया क्या था, लेकिन उसको ऑक्सफोर्ड डीन के नाम से ही इस वक्तव्य में इस्तेमाल करें। तो वो उनको अपने ऑफिस में ले गए, और उनसे जब प्रेजेंटरीज एक्सचेंज हो गई कि हाउ आर यू, दिस दैट एटसेट्रा एटसेट्रा, तो उन्होंने पूछा प्रोफेसर हामिद, व्हाट डू यू थिंक अबाउट भीष्मा's डेथ इन महाभारत? भीष्म की डेथ के बारे में आप महाभारत में क्या कहेंगे? प्रोफेसर हामिद कहते हैं मेरे तो नीचे से जमीन खिसक गई, कहते हैं महाभारत का सुना, लेकिन अब भीष्म की डेथ, तो कहते वेल आई डू नॉट नो मच अबाउट इट। Okay, if you do not know, it's okay, but tell me something about the formation of this bridge between Rameshwaram and Sri Lanka because NASA is doing something. तो प्रोफेसर हामिद इतना सेतु बन जो था, वो कहते मैं तो देख के आश्चर्यचकित हो गया। और वो करीब 8 दिन रहे इंग्लैंड में, और 8वें दिन वो दोनों प्रश्न उनको कुल बुलाते रहे। जब वो पालम एयरपोर्ट पे उतरे, उस दिनों इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं कहा जाता था, पालम एयरपोर्ट पे उतरे, और संयोग ऐसा था कि गांधी जी दिल्ली में उपस्थित थे। तो सीधे एयरपोर्ट से वो बिरला भवन गए गांधी से मिलने, और उनको ये वाकया सुनाया कि मेरे से ऑक्सफोर्ड डीन ने ये पूछा। तो गांधी जी ने उनको कहा कि प्रोफेसर हामिद, यू काइंडली पब्लिश, ये जो आपके साथ इंसिडेंट हुआ है, इसको आप एक छोटे से आर्टिकल को, इस घटना को छपाओ और पूरे देश के 20,000 विद्यालयों में चिपका दो। जी चिपकवा दो, क्योंकि ये ऐसे इंसिडेंट हैं जो हमारे भारतीय जो है भारत के बारे में
नहीं जानते। जी जी। तो अभी आप कह रहे हैं ना आपने पढ़ना शुरू किया मेरे उस इंसिडेंट से, या विभा जोशी जी ने आपको एक कार्य दिया, तब आपको पता चला कि हाँ भारत ये है ये। तो अभी भी भारत जो है वो एक ऐसी प्याज है जिसके हम छिलके पे छिलके उतारते चले जाएं, लेकिन हम भारत की थाल नहीं पाएंगे एक जन्म में। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि मैंने कहीं पढ़ा था कि आप उसी से मोहब्बत कर सकते हैं और उसी से दुश्मनी भी कर सकते हैं जब उसके बारे में आप बेहतर जानते हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो हमारा देश प्रेम जो है झूठा है जब तक हम देश के बारे में नहीं जानते हैं। नहीं जानते। जी बहुत सही कहा। जी सर। मतलब चलिए हम अभी बहुगुणा जी कुछ जानना चाहते हैं। जी बहुगुणा सर बताएं। मतलब आप पहली नजर के प्यार में यकीन नहीं करते? नहीं, पहली नजर का प्यार पहली नजर का, ये वसीम बरेलवी ने एक शेर कहा है। प्यार को परिभाषित किया है। वसीम बरेलवी ने कहा है कि पानी से दोस्ती है तो कश्ती में क्यों रहे, पानी से दोस्ती है तो कश्ती में क्यों रहे, दरिया की तह में हमको उतर जाना चाहिए। वाह वाह, क्या बात है। तो दोस्ती का मतलब ये नहीं है कि पहली नजर का प्यार, तो फिर प्यार में घुसी है आप। कोई भी अंग्रेजी में जो कहावत है कि कोई भी पत्थर जो है अनुल्टा नहीं छोड़िए, तभी प्यार सच्चा है, नहीं तो वो दिखावा है। नहीं तो नहीं दिखावा। जी सर। जी सर। भट्ट जी का नेटवर्क थोड़ा दिक्कत लग रहा है आज। हाँ आज उनका कुछ कम चल रहा है। हाँ नेटवर्क में थोड़ा दिक्कत है सर। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप सर? जी जी सुन पा रहे। हाँ आ गई आपकी आवाज। बहुगुणा जी ने एक सवाल पूछा, बड़ा रोचक, बड़ा रोमांटिक था सवाल था, और आपने बड़ा जी से उसका जवाब दिया। आपका जो पहला कविता संग्रह है सर, जी आवाज फिर गई। मैं ये पूछ रहा था सर कि आपका जो पहला कविता संग्रह है उसका नाम है जिंदगी तुझी से है, तो मैं किससे ऐसा मैं जिंदगी, थोड़ा हमें भी बताइए, दर्शकों को भी बताइए उस कविता संग्रह के बारे में। अच्छा। अरे वो ऐसा हुआ कि जिन दिनों जी बिल्कुल वो जिंदगी, ये जिंदगी तुझी से तो बाद में आया। मैंने एक कविता लिखी थी, जिंदगी हसीन है जिंदगी से प्यार कर, जिंदगी हसीन है जिंदगी से प्यार कर, जल उठे बुझे दिए हर तरफ प्रकाश भर, जिंदगी हसीन है जिंदगी से प्यार कर। तो उसमें क्या हुआ कि हमारे मित्रों को जब मैंने शाम को सुनाई, जो हम अपने दोस्तों के बीच में, तो उन्होंने ये हसीन शब्द जो है, उन्होंने कहा ये हसीन शब्द आप हटाइए, नहीं तो ये इससे जो है ना उसका लेवल जो है गिर रहा है। तो मैं चला गया और रात में मेरे दिमाग में चलता रहा, फिर मैंने इस शब्द को बदल दिया। मैंने कहा जिंदगी तुझी से है जिंदगी से प्यार कर, जल उठे बुझे दिए हर तरफ प्रकाश भर, जिंदगी तुझी से है जिंदगी से प्यार कर। बहुत बढ़िया। आंख कान खोलकर हर तरफ तू देख ले, आंख कान खोलकर हर तरफ तू देख ले, है बहार आई तो फूल क्यों नहीं खिले, सच बना भिखारी क्यों झूठ ही के द्वार पर, जिंदगी ये कैसी है इसमें एक आग भर, जिंदगी तुझी से है जिंदगी से प्यार कर। बहुत बढ़िया। जिंदगी जो आग है, जिंदगी जो राग है, तो जिंदगी एक आग भी। तो ये इसकी भूमिका, इस पुस्तक की भूमिका राजेंद्र अवस्थी जी ने लिखी थी, जो कादम्बनी के संपादक थे, और उन्होंने हमारी कई पंक्तियों को कोट भी किया था। जी बढ़िया बढ़िया। तो थोड़ा भ्रम थोड़ा दूर हो गया कि जिंदगी कौन है। अपने बारे में लिखा। जी जिंदगी वही है। अपने बारे में आपने लिखा। जी बिल्कुल के बारे में। नहीं अपने क्या, नौजवानों के लिए कविताएं मेरी समर्पित थी, देश के नौजवानों के लिए। तो सर एक हम अभी चलते हैं, अभी रजनीकांत से बात करते हैं, वाला सेगमेंट हम कर लेते हैं। जी कर लीजिए।
रजनीकांत जी ने अनुमति दे दी है सर, तो कल का पहला सवाल जो था मैं चाहूंगा कि आप उसका जवाब दे दें। हाँ, मैंने आपको शायद दे दिया था लिख के इसका जवाब, लेकिन फिर भी कह देते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब है इसका। प्रश्न ये था कि किनका वक्तव्य मैं नहीं जानता, मुझे भी बहुगुणा जी पूछ रहे थे कि आप पूछ रहे हसीन कौन है, मैं नहीं जानता और मैं कुछ भी नहीं। ईश्वर का आशीर्वाद जरूरी है या नहीं, लेकिन सफलता के लिए मेहनत जरूरी है, ये किसने कहा था? और ये उस्ताद मेहदी हसन इनके बड़े फेवरेट गायक, और मधुमती को बहुत सुनते थे ये उस्ताद। आमिर खान साहब, राशिद खान साहब और नुसरत फतेह अली खान साहब को सुनते थे। टीवी सीरियल्स में भी मैंने कल इसका दिया था, ये आ गया उत्तर कि ये महान गायक सरदार जगजीत सिंह है। मैंने गजल का जानबूझ के इसमें इनसे कोट नहीं दिया था क्योंकि उससे बड़ा क्वेश्चन बड़ा ऑब्वियस हो जाता, लेकिन जगजीत सिंह एक ऐसे गायक हमारे देश में रहे जिन्होंने मुंबई में फाके किए। एशियाना होटल था जिसपे निदा फाजली साहब, जगजीत सिंह साहब और कई सारे उनके दोस्त उसके फुटपाथ के पास जो कॉर्नर स्टोन जो था पत्थर, उस पर बैठते थे, चाय लेते थे और पकौड़े वकौड़े खाते थे। वो फाका मस्ती भी इन्होंने की और पंजाब में कुछ कुछ धाक इन्होंने जमानी शुरू कर दी थी। मुंबई पहुंचे, लेकिन शुरू में बड़ा स्ट्रगल किया, छोटे मोटे कार्यक्रम इनको मिलने लगे धीरे 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 धीरे। और बाद में फिर चित्रा जी के साथ जब शादी हो गई, चित्रा जी मान गई कि मैं शादी कर लूंगी करके, तो फिर जगजीत चित्रा की जोड़ी हम सब जानते हैं क्या धमाल मचाया। और वो इंसिडेंट भी था जब पार्लियामेंट में बहादुर शाह जफर की लगता नहीं है दिल मेरा इस कुएं यार में, 2 गज जमीन ही न मिली। इस वक्त राष्ट्रपति महोदय, तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय, तत्कालीन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महोदय सब उनके साथ थे। तो जगजीत सिंह के बारे में तो क्या कहना, वो उसका उत्तर था। वो अनफॉर्चुनेटली किसी ने दिया नहीं। और ये एक ऐसा इंसिडेंट था भट्ट जी, ये इसलिए पूछा था मैंने क्योंकि कल के अखबार में खबर छपी थी कि सेब की जो फसल है वो इस साल स्क्रैप हो गई है। अब स्क्रैप क्या होती है वो थोड़ा टेक्निकल इशू है, ये समझाना पड़ेगा यहाँ दर्शकों को, लेकिन इतना टाइम नहीं है। लेकिन सेब को लेके इन सज्जन ने, जो जिनको कहा गया बड़े अभाग्यशाली है, पिता बहुत गरीब थे, 3 दिन बाद इनकी मदर का देहावसान हो गया और फूफी इनको घर ले गई, वहाँ पाला पोसा, दिहाड़ी मजदूरी की, पत्थरों पर सड़क तोड़े, मतलब सड़कों पर पत्थर तोड़े और ये क्या वो क्या। बाद में कहते हैं जिंदगी से उठ गया था। उन्होंने सेब की एक क्या बोलते हैं इसको, कटिंग बनाई और कटिंग बना के इन्होंने बीज बनाया। बीज जो ऐसा बन गया, वो उसको कैसे इन्होंने रेगुलेट किया मैं नहीं जानता, लेकिन वो बीज ऐसा बना कि अब जो हिमाचल का या उत्तराखंड का निचला हिस्सा है ना, वहां पर भी ये सेब उगाया जाता है। यही बीज है। राष्ट्रपति महोदय ने इनको बुलाया और प्रणब मुखर्जी जी ने, और या KR नारायणन जी थे शायद, उन्होंने बुलाया, बड़ी तारीफ की और 50 पेड़ इन्होंने मुगल गार्डन में लगाए हैं उस प्रजाति के। इनका नाम है हरिवंश शर्मा, हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। और इन्होंने क्या किया, जो मैंने पूछा है, क्वेश्चन में पूछा था कि एक आदमी यदि 30 आदमी मिलकर एक ट्रैक्टर को उठाते थे, तो इन्होंने एक 18 किलो का ट्रैक्टर बनाया। 18 किलो का ट्रैक्टर जिसे मात्र 2 आदमी उठाकर एक खेत से दूसरे खेत में रख देते हैं। और ये ट्रैक्टर जो है वो दोनों तरफ जुताई करता है। नॉर्मली आप देखें ट्रैक्टर एक तरफ जुताई करता है, लेकिन ये दोनों तरफ जुताई करता है इनका ट्रैक्टर। और ये ट्रैक्टर एक इनोवेशन माना जा रहा है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, और काफी रिसर्च चल रही है। और मेरे को लगता है आने वाले टाइम में ये इट विल बी एन अमेजिंग प्रोजेक्ट फॉर ऑल ओवर इंडिया। जितने भी किसान भाई लोग हैं, 18 किलो का ट्रैक्टर और कीमत इसकी शायद 40 से 45 हजार रुपए है। ये प्रश्न था कि चिनाब जो है अपना नाम जो है वो 2 धाराओं से लेती है, और वो कौन सी 2 धाराएं हैं जहाँ से चिनाब अपना नाम लेती है। दूसरा जो मैं शायद आपको पोस्ट नहीं किया या पता नहीं, कि राजपूत मिनिएचर पेंटिंग्स जो संगीत की हैं, संगीत से संबंधित राजपूत मिनिएचर पेंटिंग है, उनको क्या नाम दिया गया, उनको क्या नाम दिया गया। ये 2 प्रश्नों के उत्तर
इस प्रश्न का उत्तर राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय लेंगे। इसमें तो मिलने की उम्मीद थी क्योंकि जगजीत सिंह सबकी जबान पर रहते हैं, लेकिन उत्तर दिया नहीं अनफॉर्चुनेटली। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। शुक्ला जी का फिर से स्वागत है ब्रेक के बाद। शुक्ला जी आवाज सुन पा रहे हैं सर? तो रजनीकांत जी बंद है उनकी। सर रजनीकांत सर आवाज सुन पा रहे हैं? नहीं सुन पा रहे सर, तो चलिए हम तब तक हमारे पास एक। जी सर मैं तैयार हूं। और मैं सबसे पहले मैं चाहूंगा, हाँ बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। जी हाँ बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं सुन रहा हूँ। बोलिए सर, बोलिए। आप किससे बात कर रहे हैं सर? आपसे बात कर रहे हैं। आपसे कर रहे हैं। बोलिए, सुन पा रहा हूँ। बोगड़ा जी इस समय नहीं है। मैं ये कह रहा था सर कि अभी देश में हमारी बहन फरीदा शोक जो है कश्मीर से कुछ कमेंट। जी मैं आपसे ही कह रहा हूँ। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी कश्मीर से हमारी बहन फरीदा जी बताएं। आप बात पूरी करिए सर, आप बात पूरी कर लीजिए। तो आई नहीं आ रही, आवाज ही नहीं आ रही। हाँ, फरीदा बहन के कॉन्टेक्ट को ले आइए, उनके कमेंट्स को स्क्रीन पे ले आइए, सब पढ़ लेंगे। नहीं, मैं ये कह रहा था हमारी कश्मीर से हमारी बहन फरीदा शोक जो है कुछ कमेंट कर रही थी जिनको मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। वो कह रही है सर कि हाँ मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो आपकी लिखी किताबें उनके पास हैं, उनकी लाइब्रेरी में आती है? जी सर। फरीदा शोक कह रही है कि आपकी किताबें लिखी हुई उनकी लाइब्रेरी में हैं, वो आपको पढ़ती हैं। और दूसरा वो चलिए, वो कह रही है कि साहिर लुधियानवी साहब, मैं वो उनका उधार जी बोलिए सर। रजनीकांत जी बोलिए सर। का नेटवर्क आज अच्छा नहीं आ रहा। हाँ, मेरा नेटवर्क कभी गड़बड़ कर रहा है सर। जोशी जी आपसे बात कर लेते हैं तब तक। हाँ, आपकी आवाज आज नेटवर्क आज का काम नहीं कर रहा है बढ़िया। मैं ये कह रहा था। हाँ, मैं बोल रहा हूँ लगातार। मैं ये कह रहा हूँ जिस शहर का मैं रहने वाला, फिर आवाज गई आपकी। चलिए, मैं सुनाता हूं, कोई बात नहीं, खाली नहीं रहना चाहिए। मैं ये कह रहा, जिस शहर का मैं रहने वाला हूं वो शहर जो है वो फर्रुखाबाद, और वहां के एक कवि बहुत ही देश के मंचों पे पॉपुलर हैं, बहुत ही लोकप्रिय हैं, उनको पसंद किया जाता है कि अभिलाषा। चूंकि मैं शिक्षक हूं और वो भी, उन्होंने बच्चे के लिए के मन में क्या भाव है, ये मुझे लगता है कि सभी को वो पंक्तियां सुननी चाहिए। स्वागत है कि हमारी आज की हर कामना तुम पर निछावर है, हमारी आज की हर कामना
तुम पर निछावर है हमारी प्रार्थनाओं का पुकारा कल। तुम ही तो हो कहती है कि हम तुम हर पराजय को बनाना। तो और जो आपने बात की साहिल लुधियानवी की, तो उनकी चाहूंगा कि जो हम लोगों से ना हुआ वो तुम करके दिखलाओगे। तुम नन्ही बुनियादें हो दुनिया के नए विधान। बच्चों तुम तकदीर हो कल के हिंदुस्तान की। तो ये एक रजनीकांत जी कुछ थोड़ा सा साहिर साहब के बारे में आपके फेवरेट शायर हैं, मेरे भी फेवरेट शायर हैं, बहुत कम जानता हूँ, मुझे उनका लिखा पसंद है। कुछ साहिर साहब का कुछ किस्सा या कुछ ऐसी अनयूजुअल सी बात जो, बिकॉज साहिर की हर लाइन मुझे ऐसा लगता है मेरे दिल के बहुत करीब है। तो सर मैं वही सुना रहा हूं कि ये जो है एक छोटा सा बस्ता इल्म के फूलों का गुलदस्ता, कृष्ण है इसमें, राम है इसमें, बुद्ध मत और इस्लाम है इसमें, ये बस्ता ईसा की कहानी, ये बस्ता नानक की बानी, इसमें छुपी है हर सच्चाई, अपना सुख औरों की भलाई, इस बस्ते को शीश न नवाओ, इस बस्ते को तन मन बारो, भारत माँ की आंख के तारो, नन्हे मुन्ने राज दुलारो, जैसे मैंने तुमको संवारा ऐसे ही तुम ये देश संवारो। छोड़ के झूठी जाते पाते खैर न समझो, अपना किसी से बैर न समझो, आप पढ़ो और पढ़ाओ, घर घर जगाओ, नब्ज की आस तुम ही हो, बनता हुआ इतिहास तुम ही हो, जितना गहरा अंधियारा हो उतने ही ऊंचे दीप उभारो, भारत माँ की आंख के तारो, नन्हे मुन्ने वैसे ही तुम ये देश संवारो। और अंजाया ये संसार जो तुमने पाया, इस संसार में झुके आगे सर न झुकाना, हर एक इस संसार का रंग बदलना, सारा ही जग है भारत माँ की आंख के तारो, नन्हे मुन्ने राज दुलारो, देश संवारो, ऐसे ही तुम ये देश संवारो। क्या बात। तो ये उनका गीत है लिखा हुआ, जो हमारे मन की बात उन्होंने कही, और जो हम 28 सालों से बच्चों के बीच में अपने नए नए अभिनव प्रयोग करते रहे। उनको जैसे एक उन्होंने लिखा है, कालिदास ने अपनी पुस्तक मालविकाग्निमित्र में संस्कृत में उन्होंने लिखा है कि जिस तरह से एक शिष्य को आकांक्षा होती है कि उसे अच्छा गुरु मिल जाए, सच्चा गुरु मिल जाए जिससे वो ज्ञान प्राप्त कर ले, उसी तरह से एक अच्छे गुरु को भी एक सच्चे शिष्य की तलाश रहती है कि जिस सुपात्र मिलना बड़ा मुश्किल है, हृदय उड़ेल के सच्चा गुरु मिलना मुश्किल है, तो सुपात्र मिलना भी बड़ा मुश्किल है। हमसे भी आगे बढ़ के दिखाओ, सुपात्र मिलना मुश्किल है जी। तो जी बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल 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 सर। तो हम भी बिल्कुल लगता है भारत तलाशते रहते हैं किसी ऐसी सीपी में जिसमें जाके हम बूंद जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय की, वो बूंद जो है मोती बन जाए, बूंद जो बन गई मोती। हाँ बूंद जो बन गई, बिल्कुल बिल्कुल।
साहिर को राजकमल के अलावा किसी दूसरे पब्लिशर ने भी छापा क्या? बात पूरी राजकमल जी नहीं, मैंने कहा राजकमल जी के बाद किसने और छापा है साहिर को? बोलिए सर, बोलिए। साहिर समग्र तो छापा राजकमल ने, साहिर समग्र छापा राजकमल ने। अरे राजकमल को तो बहुत नहीं राजकमल ने नहीं छापा। नहीं सर, ऐसा नहीं है। दिल्ली में सबसे पहले छापा है उनको हिंदी बुक सेंटर ने। अच्छा, वो सर बाद में छापा है। उससे पहले हिंदी बुक सेंटर ने छापा है। हिंदी बुक सेंटर आसफ अली रोड पे है। हाँ। ये प्रभात प्रकाशन से थोड़ा बगल में ही है, पड़ोस में ही है हिंदी बुक सेंटर। लेकिन अब मेरे को उन्होंने छापा है, लगता है कि राजकमल ने भी साहिर से पहले छापा है साहिर की कविता फिल्मी गीतों को। जी हाँ जी सर। फिल्मी और गैर फिल्मी को लेके राजकमल ने एक किताब निकाली थी, जार में ख्वाब कई। मैं तो उनका बहुत उर्दू मैंने पढ़ी थी 12वीं उर्दू से बोर्ड से मैंने पहला संग्रह जब फिल्मी गीतों का संकलन मुझे भी 4 बाग पे मैं तो मुझे उसमें बड़े अच्छे उर्दू उन्हें सीख रहा था। अब प्रकाशक कई किताबें हैं, गाता ख्वाब कई कमल ने नहीं छापा है सर। अच्छा। हाँ, नहीं राजकमल ने नहीं छापा है। गौरव उधर रखी किताब, उठे ख्वाब कई सामने रखी, तो राजकमल ने नहीं छापा है, वो दूसरे प्रकाशक ने छापा है। तो उनकी बड़ी इच्छा थी शायर की कि अंग्रेजी में मुझे कोई छापे। कौन प्रकाशक है? पेंगुइन ने छापा है सर, पेंगुइन ने छापा है। लाइए पेंगुइन ने छापा। जाग उठे ख्वाब कई नहीं, और लेफ्ट में लाइए। हाँ, ये जाग उठे ख्वाब कई। हाँ जी सर। तो उनको हाँ पेंगुइन छापा है जी। तो एक हाँ ये उसमें उन्होंने उनके लिए मैंने लिखा था कि जमी से अर्श तक जिस गीत ने जादू जगाया है, यकीन माने कि ऐसा गीत साहिर ने बनाया है, कि दिल का दर्द ही जिसके कलम की रोशनाई थी, जहां में बेकसों का वो मसीहा बन के आया है। वाह, बहुत सुंदर। ये मैंने पंक्तियां साहिर के लिए लिखी। ये श्रद्धांजलि की सही वो है जो राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी कहते हैं, ये श्रद्धांजलि की सही लाइन है। वह गीत साहिर ने बनाया है। बिल्कुल जी सर। मुकेश भोगुनानी तो अवतरित हो गए हैं फोटो में, लेकिन भट्ट जी हमारे थोड़े वो विदेह हैं, सदे हो गए जी। प्रकाश से तो है लेकिन आवाज से है पता नहीं। हाँ, भट्ट जी का नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। जी पतंजलि का लगा लीजिए। उपाध्याय जी लिख रहे हैं गाता जाए बंजारा, पढ़ रहा हूँ सर। कोई बात नहीं, हम आगे जी पतंजलि का लगा लीजिए, आ गया है बाजार में नेटवर्क। ठीक है सर, वो आपकी सिफारिश से लगेगा। अच्छा, मैं ये जानना चाहता था, आपकी सिफारिश से मिलेगा सर वो तो? अच्छा जी सर। हाँ जी सर, जी सर। और बताएं सर, भट्ट जी बताएं, चेहरे से पहले करते हैं आगे। पहले जोशी सर बताएंगे तब मैं बताऊंगा सर। नहीं, मेरा हो गया, मैं तो काफी चर्चा कर ली, हम तो यहीं के हैं, कर लेंगे। हाँ, हाथ नीचे रखिए, देख नहीं पा रहे आपको, आपकी मुस्कुराहट नहीं देख पा रहे हैं। इनकी सुपुत्री कहती हैं
कि जब मैं ऐसे बैठता हूँ तो कहते हैं क्या जोशी जी अंगूठा चूसते रहते हैं क्या? ये एक कवि ने लिखा है, करतल पर चिबुक टिकाए। करतल पर चिबुक टिकाए। जी भट्ट जी पूछिए। सर ये बीच में दिक्कत हो रही है, मैं आउट ऑफ फ्रेम हो जा रहा हूँ, मुझे लग रहा है ऐसा। एक पंक्ति है जी हिंदी में। जी बोलिए सर। हिंदी में सर पंक्ति है, करतल पर चिबुक टिकाए। अच्छा, करतल पर चिबुक टिकाए। जी फरीदा शोक पूछ रही है सर कि आपको साहिल लुधियानवी इतने पसंद क्यों है? फरीदा मैडम पूछ रही है कि आपको इतने ज्यादा क्यों पसंद है साहिल लुधियानवी? जी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर उपाध्याय जी, सॉरी शुक्ला जी? आप बोलिए, आप बोलिए। जी फरीदा शोक मैम पूछ रही है कश्मीर से कि आपको साहिल लुधियानवी इतने ज्यादा क्यों पसंद है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई है वो इस बात कहते हैं, वो मेरा आदमी से कमतर है, इस हकीकत को तुम भी मेरी तरह मान जाओ तो कोई बात बने। प्यार की बस्तियां बसानी है, दूर रहना कोई कमाल नहीं, पास आओ तो कोई बात बने। वाह गजब। वो उन लाइनों को कहते हैं ऐसी जो दिल के करीब होती है। इन लाइनों को वो अमृता प्रीतम जी को नहीं कह पाए, बाकी तो बाकी सब ठीक था। जी जी जी। अच्छा सर, जी सर, हम अब कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं। समय पता नहीं चला आपके साथ कब बीत गया। जी सर। दुर्भाग्य से आज मैं आपसे बहुत सारी बातें करना चाहता था, लेकिन नेटवर्क की मेहरबानी से वो नहीं हो पाया संभव। तो आपने सर बच्चों, मेहरबानी तो नहीं कहेंगे से ये तो क्या कहें सर, अब सकारात्मक ही बोलना पड़ता है। जी, फिर गए। जब स्क्रीन पर हम होते हैं तो पॉजिटिव ही बोलना पड़ता है, मजबूरी है, एक्टिंग करनी पड़ती है। चलिए, अरे भाई ये तो आपकी मानता है। तो मैं ये कहना चाह रहा था सर कि आज जो बाल साहित्य की स्थिति है देश में, हिंदुस्तान में, उससे क्या आप संतुष्ट हैं? देखिए, मैं तो संतुष्ट, कोई भी संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि हमेशा वो शाहिर की ही पंक्तियां अगर कहें कि हर एक मुकाम से आगे कदम बढ़ा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न मुस्कुरा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सिर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, और हर एक मुकाम से आगे कदम बढ़ा के जियो। तो जो भी कदम है, जो भी स्थिति है, उससे आगे बढ़ के हमें प्रयास करने हैं लगातार। और उन्होंने खुद ही कहा है कि कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। तो आगे आने वाले जो लोग हैं, अच्छा लिखने वाले लोग हैं, बाल साहित्य में लिखने वाले, हर फील्ड में, तो जो अच्छे लोग हैं उनका स्वागत है, वेलकम है, और अच्छा करेंगे वो। उम्मीद है कि आने वाला दौर और अच्छा होगा। तो जो भी स्थिति है उसमें और सुधार होंगे। अभी जो बाल साहित्य में जो हम बच्चों का साहित्य मान लेते हैं, बचकाना साहित्य मान लेते हैं, बाल साहित्य की कोई सम्मान उस तरह से नहीं करते। बच्चों के लेखक को हम बड़ों जैसा सम्मान नहीं देते हैं। तो ये अभी असंतोषजनक स्थिति है। जी सर। आपने इतना लिखा है, आपकी इतनी रसूख आपका है, आपकी कभी चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी में एंट्री नहीं हुई क्या? बच्चों के लिए बहुत कम फिल्में बनती हैं, कुछ अच्छा। हमने जो है ना, कभी एक शेर किसी ने कहा है कि हमने चाहा ही नहीं था कि मैं मांगू तो मिले। हमने चाहा ही नहीं था कि मैं मांगू तो मिले,
वरना साकी को पिलाने में तो इनकार न था। तो कई बार ऐसा होता है कि हम कई बार सही जगह वो नहीं कर पाते हैं, अप्रोच नहीं कर पाते हैं। और और किसी ने कहा है कि हर पुरस्कार पा लिया होता, घर जरा सर झुका लिया होता। तो इस तरह की बात नहीं है। कलाकार जो होते हैं वो थोड़ा उनका अंदर भी कुछ होता है ऐसा कि जो वो हर जगह हर दर पे सर नहीं झुकाते हैं। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। और मैंने जीवन में दो नियम बनाए हुए हैं कि कभी भी अपनी कोई किताब अपने पैसों से नहीं छपवाऊंगा। बहुत बढ़िया। अपनी कोई किताब अपने पैसों से नहीं छपवाऊंगा। मेरी इस समय मार्केट में 12-15 किताबें हैं जिसमें मैंने किसी को भी पैसे अपने तरफ से नहीं खर्च किए। अभी भारत सरकार मेरी एक किताब छाप रहा है कहानियों की, वो आने वाली है रिसेंटली। अच्छा, मजेदार पढ़ाई के नाम से। जी, भारत सरकार प्रकाशन विभाग की तरफ से आ रही है। और दूसरा असूल क्या है? और दूसरा असूल है कि मैं कभी पुरस्कार के लिए अप्लाई नहीं करूंगा। पुरस्कार के लिए अप्लाई नहीं करूंगा। बहुत सुंदर, बिल्कुल ठीक। अगर किसी को लगता है, किसी को लगता है कि हम इस लायक है तो वो दे दे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं इनकार भी नहीं करूंगा, लेकिन मांगूंगा नहीं। इनकार भी नहीं करूंगा, मांगूंगा नहीं, इकरार भी नहीं करूंगा। मैं एक छोटा सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? नहीं, मांगूंगा नहीं। तो एक सवाल पूछ सकता हूँ छोटा सा आपसे? मांगूंगा नहीं। चलते चलते एक छोटा सवाल पूछ सकता हूँ? जी सर। जी सर मत बोलिए सर। जी सर, आपसे छोटा हूँ, आप है ना, आप मेरा नाम ले सकते हैं सीधा। नहीं, देखिए हर जो व्यक्तित्व है सम्माननीय है और उम्र से नहीं है, मतलब मुझे बताएं। तो मैं ये पूछना चाहता था कि जब आप बच्चे थे सन 61 में जी, और सन 62 का मैं हूँ, सन 58 के आसपास गिरीश जोशी जी है, तो जिन दिनों हम बच्चे हुआ करते थे उस समय परिवार का, समाज का माहौल दूसरे किस्म, बनावट दूसरे किस्म की होती थी। तो बहुत सारी कहानियां, किस्से तो परिवार में दादा से, दादी से, नाना से, नानी से, मामा, चाचा, ताऊ से सुन लिया करते थे। और उस समय का जो सामाजिक संदर्भ और परिदृश्य होते थे वो अलग किस्म के होते थे। हम उस समय अलादीन का चिराग पढ़ते थे, सिंधवाद की यात्राएं भी पढ़ते थे, तो गुरीवर की यात्राएं भी पढ़ते थे, तो भेड़िया की रस्सी कहानी भी पढ़ते थे। अब का जो बच्चा है, सिंहासन बत्तीसी भी पढ़ते थे। सिंहासन बत्तीसी हो गई, अलिफ लैला हो गई, ये आपका भी। तो अभी का जो बच्चा है, जो अभी आधुनिक, जो अभी इस युग का जो बच्चा है, वो उसका सामाजिक दायरा और पारिवारिक दायरा पहले के मुकाबले में काफी बदल चुका है। जी, बहुत अंतर आ गया। अब जो दरअसल तो बाल साहित्य में आप जो पिछले 40-50 साल में आप बाल साहित्य में कोई अंतर, क्या बाल साहित्य या साहित्यकारों ने, मैं सारे साहित्य जो बदलते सामाजिक संदर्भ है उसके परिवेश में बच्चों की मानसिकता को समझने का प्रयास किया है क्या? और उसमें अगर क्या किया है तो उसमें बदलाव क्या नजर आया है पहले की कथाओं में, आपकी कथाओं? देखिए सर, जी मैं आपसे एक बात कहूंगा कि ये हमारे यहाँ है, बाल साहित्य को अलग अलग जगह। अभी मेरा एक आलेख छपा हुआ है, हिंदी एकेडमी की जो पत्रिका है, दिल्ली सरकार की पत्रिका है, इंद्रप्रस्थ भारती, भारतीय भाषाओं का बाल साहित्य, उस पर एक लेख छपा है और कम से कम 8-10 पन्नों का है। तो उसमें मैंने अलग अलग भाषाओं का लिखा है। तो जो बाल साहित्य है, अलग अलग भाषाओं में उसका अलग अलग सम्मान है, अलग अलग उसका एक स्तर है। तो हम इसको एक लेवल पे नहीं देख सकते। अच्छा, अब हम देखेंगे विदेशों में बच्चा किसे माना जाता है और भारत में बच्चा किसे माना जाता है। जब हम, अच्छा आप कल्पना करिए कि जब हम बच्चे का नाम लेते हैं कि बच्चा, तो हमारे दिमाग में क्या तस्वीर आती है? क्या वो बच्चा का मतलब क्या होता है? बच्चे का मतलब है लड़का। उस समय लड़की नहीं आती है हमारे दिमाग में। बहुत सही कहा। बच्चा मतलब लड़का। बच्चे कहेंगे तो भी लड़के ही आते हैं। तो ये हमारे माइंड सेट की बात है। हमारा क्या है, बच्चा जन्म लेता है और 18 साल तक वो बच्चा ही रहता है भारत में।
जो मानसिकता है, जो आम तौर पे मानसिकता है। विदेशों में क्या है, उन्होंने अलग अलग उनको लेवल में बांट रखा है। क्या 1 से 3 साल तक के, 3 से 5 साल तक के, 5 से 8 साल, 9 साल तक के, 9 से 12 साल तक के, 12 से तो किशोरावस्था और वो बाल्यावस्था और वो जो है ना, वो उन्होंने अलग अलग बांट रखा है। अब धीरे धीरे, अब चूंकि संचार क्रांति बढ़ गई है, विदेशों की सारी चीजें हमारे यहाँ आ रही हैं, हम लोग भी वहां जा रहे हैं, तो अब उस पे जो कैटेगराइजेशन हो रहा है, वर्गीकरण हो रहा है, तो अब लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो क्या है कि लोगों ने अभी तक का जो बाल साहित्य था उपदेशात्मक टाइप का था। अब आप देखिए कि अब प्रेमचंद ने जो कहानियां लिखी हैं, तो क्या बच्चों को सोच के नहीं लिखी हैं, उन्होंने लिखी है। अब हमने उनका वर्गीकरण कर दिया कि ये बच्चों के लिए। प्रेमचंद तो अपना बचपन लिख रहे थे, चाहे गुल्ली डंडा हो, चाहे बड़े भाई साहब हो, वो अपना बचपन, अपने बचपन की कल्पना करके लिख रहे थे। हमने उसको वर्गीकरण करके कह दिया बच्चों की कहानी। और कितनी बड़ी बात है कि उन्होंने एक बड़ी अच्छी उपन्यास बच्चों का लिखा। हिंदी में पहला उपन्यास बच्चों का इतना सुंदर लिखा, एक कुत्ते की कहानी। और आप देखिए कि कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हिंदी में उसको उपन्यास माने ही नहीं। उन्होंने कहा एक उसका नाम है एक कुत्ते की कहानी, तो वो कहानी है। आप कभी पढ़े, कितनी गजब की कहानी है वो, कितना गजब का उपन्यास है एक कुत्ते की कहानी। बहुत अच्छी किताब है। तो हमारे यहाँ अभी स्थितियों में सुधार की जरूरत है और बहुत काम होना बाकी है, धीरे धीरे होगा। अभी जो उपदेशात्मक हम लिखते हैं कि इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, कहानी के नीचे एक लाइन डाल देते हैं, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है। अरे काहे की शिक्षा, बच्चे को पढ़ने दो, सब सीख जाते हैं। और जब आप कहते हैं कि ये शिक्षा मिलती है, तो शायद बच्चा ध्यान नहीं देता है। तभी पंचतंत्र में विष्णु शर्मा को जानवरों के इशारों से कहां सुनानी पड़ी थी कहानियां, नहीं तो अगर शिक्षा देता तो वो देख नहीं देता ऐसे ही। जी सही कहा आपने, पंचतंत्र का बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने। जी जी। तो हो सकता है एक समय हमारा था जब हमारा बहुत अच्छा रहा होगा। मैं नहीं कहता नालंदा में कितना सारा साहित्य जल के नष्ट हो गया, और उसके बाद एक बीच में गैप आ गया, जो गुलामी का पीरियड आया इतना लंबा, तो हमारे दिमाग में गुलामी घर कर गई। अब वो धीरे धीरे उसको जो है समय लगेगा, और हम निश्चित तौर पे फिर उसी ऊंचाई पे पहुंचेंगे जहां पे कभी पंचतंत्र के जमाने में हम हुआ करते थे, पूरी दुनिया में जिसकी धूम थी, धाक थी। जी सर। तो ठीक है, अब हम मेरे ख्याल है विदा लेते हैं रजनीकांत जी से। तो मैं बच्चों के लिए 2 पंक्तियां कहता हूं अक्सर जी। और मैं कहता हूं कि मन में जो भी सोचोगे कर डालोगे तुम, मन में जो भी सोचोगे कर डालोगे तुम, और बन जाओगे जैसा खुद को ढालोगे तुम। और एक लक्ष्य ले लगन निरंतर चले अगर जो, तो मन चाही मंजिल जीवन में पालोगे तुम। बहुत बढ़िया। और वाणी में संयम है, वाणी में संयम है, फिर तो कहना ही क्या, हमको क्या दुश्मन को दोस्त बना लोगे तुम। मन में जो भी सोचोगे कर डालोगे तुम। बहुत बढ़िया जी सर, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रही आज। तो रजनीकांत जी, मेरे को लगता है उनके साथ नेटवर्क की प्रॉब्लम है। आपका हृदय से आभार। हाँ बिल्कुल। आज लगातार आपके सब परिवारजन जो आपकी मदद कर रहे थे किताब को इधर लाने में उधर लाने में, उन सब के प्रति भी हमारा आभार। बेटा था हमारा, बेटी भी थी। हाँ जी जी, धन्यवाद। और उम्मीद ये करते हैं कि आप और दिनों की भांति भी हमसे जुड़े रहोगे और कमेंट करते रहोगे, हमें सुधारने की कोशिश करेंगे। हमारे भट्ट जी आ गए। वो क्योंकि आप कहते हैं ये जो टीचर शो का परिवार है, उसमें आप भी इंक्लूडेड हैं, जितने श्रोता हैं वो भी इंक्लूडेड हैं। हम किसी को ये मान के नहीं चलते संचालक, सह संचालक, ये विशेषज्ञ या विशेष टिप्पणी करने वाले जितने हमारे देश हैं, वो सब एक मंच है जिसमें सब एक साथ शामिल हैं, सब संवाद की स्थिति है। सर जो है करते हैं सर, हाँ बचपन में सर पाठ पढ़ा था कोर्स में कि ताजमहल में कंगूरे की ईंटों को सब देखते हैं, नीम की ईंटों को कोई नहीं देखता है।
हाँ। तो आप लोग को तो दिखाई दे रहे हो ना, नींद में तो जो है ना नहीं दिखाई दे रहे, वो लोग हैं उपाध्याय जी जैसे लोग। कल कल आने वाले किसी दिन आपको ताज की कविता सुनाएंगे आपको, उसमें यही चीजों का वर्णन है। जी सर, जी सर। हमारे कई मित्र जिनको मैंने बोला, अभी तो सर मैंने ना तो अपनी कोई कविता सुनाई, ना अपनी कोई कहानी सुनाई, ना नौटंकी सुनाई, बहुत सारी चीजें हमारी, नाटक सुनाए, कितनी सारी चीजें तो हमारी सब बाकी रह गई। आज तो नेटवर्क ने जो है खा डाला शो को। कोई बात नहीं, चलिए, ये चीज ही ऐसी है, ये कहता है कि एक मैंने ये हमारा कोरोना है। एक सर जो हमारे राजस्थान के एक बहुत बड़े राजस्थान के एक बहुत बड़े साहित्यकार थे, विजयदान देथा जी। अरे क्या बात है, आप लोग सभी जानते होंगे। मैं तो दिल बजा रहे उनके साथ उनसे मैंने जी सर, जी सर। तो मैंने उनका इंटरव्यू किया। जी जी, गोगुंदा में। तो वो दिल्ली में आए थे, तो मैंने उनसे इंटरव्यू किया उनका। जी, गोगुंदा में, जी जी मालूम है। तो मैंने उनका इंटरव्यू किया, तो वो मन नहीं भरा, उनका भी नहीं मन भरा, मेरा भी मन नहीं भरा। तो दैनिक जागरण में वो लेख लिखा, एक अधूरी मुलाकात बिज्जी से। बिज्जी कहते थे उनको, बिज्जी कहते हैं, विजयदान देथा। जी जी, विजयदान देथा जी। गजब के उनको, रजनीकांत जी, उनको मैंने देखा है कि वो जब कहानी वाचन करते थे तो गांव के 700, 800, 1000 लोग बैठे थे और वो एक टेबल पे बैठे हुए थे, और धीरे धीरे 800, 1000 जितने लोग थे सब रोने लगते थे। जी जी, ये ताकत थी बिज्जी के अंदर। जी जी जी, हमारे तिवारी जी भी आए हुए, चंद्रदत्त तिवारी जी भी कह रहे हैं कुछ। कमेंट उनका पढ़ रहा हूँ। बधाई दे रहे हैं आपको तिवारी जी। नहीं, हमारे बच्चों के लिए नहीं, तिवारी जी गवाह रहे हमारे। मैं कोई भी किताब लिखता था नहीं जो है, उनको बताता था जरूर, या कोई भी इंटरव्यू करता था तो वो हमारे गवाह रहे हैं। हमारी हर शाम हमारी मंडी हाउस में गुजरती थी। अरे वाह, बहुत अच्छी, बढ़िया, बहुत खूब। चलिए सर, बहुत आभार। जो है बहुत सारी दिक्कतें नहीं, लेकिन फिर भी लेकिन बहुत अच्छा रहा। और लेकिन शायर की पंक्तियों में कहना चाहूंगा कि दिल अभी भरा नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, दोबारा भरेंगे दिल को, दोबारा भरेंगे। चलिए, धन्यवाद। चलिए, ठीक सर, नमस्कार। ठीक, नमस्कार। फिर आप 7 बजे शो में लाइव होंगी। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। शुक्ला सर, सुन रहे हैं आप? जी जी, हाँ, सुन रहा हूँ। एक आखिरी सवाल बहुत ही गैरगंभीर टाइप का सवाल है सर, साहित्य से इसका कोई लेना देना नहीं है। किसी केस में भी बहुत बढ़िया नहीं है, फिर भी पूछना जरूरी है। जी बताएं सर। जी बताएं। आपकी जो है त्वचा से आपकी उम्र का पता नहीं चलता सर। इस खूबसूरती का, इस फिटनेस का राज बड़ा सीधा राज है। मैं बच्चों के बीच में बच्चा बन के रहता हूँ। बहुत बढ़िया। बच्चों के बीच में बच्चा बन के रहता हूँ, बच्चों को लिखता हूँ, बच्चों को जीता हूँ। बहुत बढ़िया, इसलिए बच्चा, दिल से बच्चा ही हूँ। वाह, क्या बात है। अब तो जिनपिंग साहब से हम नहीं मिलते हैं। अब तो जिनपिंग साहब जो हमारे दूर हो गए हैं, आजकल कटुता चल रही है। लेकिन चीनी भाषा में एक कहावत है कि अपने बचपन को अपने गले से लगा के रखो, कभी बूढ़े नहीं होंगे। जी जी, बिल्कुल। तो वही है सर। मोहन चौहान जी कह रहे हैं सर, दिल्ली की शिक्षा के प्रयोग ज्यादा फोकस हो। पार्ट 2 करेंगे सर। मैंने तो लंबा चलना है। तो हैप्पीनेस जो दिल्ली में चल रही है, तो उसकी किताब में, उसकी किताब भी मेरा योगदान रहा है उसमें। करेंगे सर उस पर, हम दिल्ली से जी जल्दी बुला लीजिएगा रजनीकांत जी को दोबारा। एक्सपर्ट आप के माध्यम से जो आएंगे उनसे चर्चा करेंगे। बिल्कुल।
ठीक है सर, एक पूरा एपिसोड हम रखेंगे दिल्ली के हैप्पीनेस प्रोग्राम पर। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, जो भी दर्शक दिल्ली के हैप्पीनेस प्रोग्राम को जानना चाहते हैं नजदीक से, तो कल ठीक 7 बजे हमारे साथ गढ़वाल से लाइव होंगी वहां की स्टार गायिका कविता मैठाणी भट्ट, जो गढ़वाली पूरे गढ़वाल और जो प्रवासल उनसे लोक संगीत, लोकगीत और शिक्षा के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे और उनके गीतों को भी सुनेंगे। तो कल शाम 7 बजे हम फिर आपसे मिलेंगे द टीचर शो के एपिसोड नंबर 69 में, और हमारे साथ होंगी कविता मैठाणी भट्ट। तो सर, शुक्ला सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर से एक बार, आभार। रहिएगा, आपका भी धन्यवाद। और दिल अभी नहीं, मैं तो रहता ही हूँ, आप रोज ही रहते हैं, कभी नीचे थे कभी ऊपर, अब आपने यहाँ बिठा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी बात है, हम तो आपके साथ ही हैं। बात अधूरी रह गई सर नेटवर्क के कारण। मैं दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था पर आपसे बहुत बात करना चाहता था, लेकिन नेटवर्क में साथ नहीं, मैं भी करना चाहता था, कोई दिक्कत नहीं है, फिर करेंगे। अभी तो शतक लगने हैं आपके कार्यक्रम के शतक लगने हैं। हाँ, प्रदीप प्रधान जी कह रहे हैं आत्माराम टाइप के शुक्ला जी। अच्छा, बहुत सारे और मित्र हैं हमारे, बहुत अच्छे जी, बंगाल से लेकर गुजरात, राजस्थान, कश्मीर। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं फिर। और अपना मध्य को याद करना पड़ ठीक साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे शो में। तब तक अनुमति दीजिए, नमस्कार, शुभ रात्रि, जय। संपर्क है।